सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ, पूरी ऊर्जा और धैर्य के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज का ये सेशन और इस सेशन में हम अमिताभ घोष के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें जो राइटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो राइटर्स आपके सिलेबस के लिए हैं, उनमें से बहुत सारे राइटर्स अभी जिंदा हैं और लिख रहे हैं। तो वे राइटर्स कुछ लिखते हैं तो हमें उसको अपडेट कर लेना चाहिए, हमारे नोट्स में उसको नोट कर लेना चाहिए। या फिर उनको कोई बहुत बड़ा प्राइज मिलता है, कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम होगी तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। इसलिए इन पर आप पे जो भी अपडेट आए, जो भी लेटेस्ट न्यूज आपके पास आए, आप उससे बिल्कुल वाकिफ रहें, आप उससे बिल्कुल अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज का सेशन, और ये सेशन है अमिताभ घोष का। वैसे मैंने 5-7 दिन पहले ही अमिताभ घोष पे एक के वीडियो बनाया था। वो काफी अपडेटेड था, में जो भी चीजें थी वो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड थी और बहुत सारी चीजें हमने उसमें शामिल कर ली थी। उस वीडियो के बाद आपको अमिताभ घोष को इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में, आजकल में ही अमिताभ घोष को एक के बड़ा अवार्ड और मिला है, एक बड़ा प्राइज और मिला है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे और इनके एक बार पुनः जो लेटेस्ट वर्क हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इंडियन लिटरेचर लेटेस्ट आरपीएससी सेकंड ग्रेड इरस्मस प्राइज 2024 यानी 2024 का कौन सा प्राइज, इरस्मस नाम का जो प्राइज है वो किनको मिला है? वो यहां जो आप देख रहे हैं अमिताभ घोष को मिला है। अमिताभ घोष इंडियन राइटर हैं और वो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड भी हैं। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये देखो यहां लिखा हुआ है, अमिताभ घोष इज द विनर ऑफ दिस 2024 ईयर्स इरस्मस प्राइज, यानी 2024 का जो इरस्मस प्राइज है, वो अवार्ड जो है वो इनको मिला है। उसकी घोषणा हुई है, अवार्ड जाके ये नवंबर के आसपास इनको मिलेगा, यानी इनके नाम की घोषणा कर दी गई है और नवंबर के आसपास इनको ये अवार्ड मिलेगा। और हमारी एग्जाम भी जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली है वो नवंबर दिसंबर में है, तो वहां ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट रहेगा। वैसे भी अमिताभ घोष, मंजू कपूर, ये दो राइटर आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे आप लोगों से। चर्चा करते हैं आज अपन। ये आप देख रहे हैं कौन है? इंडियन राइटर अमिताभ घोष। ठीक है भाई, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये उन्हीं की पिक्चर है, अमिताभ घोष की। ठीक है, उनको ये प्राइज मिला है। और अब हम अमिताभ घोष के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। मैंने जब पे अमिताभ घोष को आप लोगों को पढ़ाया था, यूट्यूब पे ही पढ़ाया है मैंने वो, तो आप पे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, तो उसको जरूर देख लें। अमिताभ घोष को बिल्कुल डिटेल्ड में मैंने करवा दिया था। अमिताभ घोष का जन्म जो हुआ वो 1956 में हुआ। एक बार रिवीजन के तौर पे थोड़ा जान लेते हैं। 1956 में इनका जन्म हुआ। कहां इनका जन्म हुआ? कोलकाता, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। ये किस प्रकार की राइटिंग करते हैं, कौन सी थीम्स पे लिखते हैं, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे लिखते हैं और क्यों इनको ये अवार्ड मिला है? ये मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं ये? मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज पे लिखते हैं ये। और इनकी जो क्लाइमेट चेंज वाली बात है, इस थीम के लिए ही इनको क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है। ठीक है,
जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब भी हमने चर्चा की थी कि जब कभी भी क्लाइमेट चेंज का जिक्र आए, जब कभी भी कॉलोनियलिज्म का जिक्र आए, उपनिवेशवाद का जिक्र आए, कभी भी सुंदरवन का जिक्र आए, पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन है उनका कभी भी जिक्र आए, तो आप मान लेना कि ये किसका मामला है, अमिताभ घोष का मामला है। ठीक है, अमिताभ घोष को इरस्मस अवार्ड से पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। 2018 में, कब भाई, 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला भाई इनको? ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ये पहले इंग्लिश राइटर हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात। फिर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। कब मिला हुआ भाई इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड? 1989 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इनको इनके कौन से वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। याद करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आप लोगों को काफी 3 4 5 बार बताया था और जोर दे के बताया था, और हर बार आपको बताता हूं कि जिस राइटर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ होता है उस वर्क को और उस डेट को आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। कोशिश करो याद करने की, आपको याद आ जाएगा। वो था द शैडो लाइन्स। क्या था भाई? द शैडो, द शैडो लाइन्स, ये इनका जो वर्क है, इसके लिए इनको 1989 में इनको क्या मिला था भाई? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। क्लियर हो गई बात ये भी? के बाद अमिताभ घोष के बारे में हमें और जो चीजें जाननी चाहिए वो है इनका एक डेब्यू नॉवल। कौन सा है भाई? द सर्कल ऑफ रीजन। क्वेश्चन पूछा था यहां से इस बार आरपीएससी ने, द सर्कल ऑफ रीजन, ये पूछा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इनका बहुत फेमस वर्क है जंगल नामा, बहुत फेमस वर्क है जंगल नामा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने एक बार रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बताई हैं। अब अपन चलते हैं इनके जो लेटेस्ट वर्क हैं उन पर, या फिर इनका जो ये अवार्ड है इस पर। इंडियन राइटर अमिताभ घोष इज द विनर ऑफ दिस ईयर यानी 2024 वाले इरस्मस प्राइज इनको मिला है फॉर हिज राइटिंग ऑन, किसके लिए मिला है उनको? प्लेनेटरी क्राइसिस, प्लेनेट पे जो क्राइसिस है एंड क्लाइमेट चेंज, किसके लिए मिला है? क्लाइमेट चेंज के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। मानो कोई बच्चा इस क्लास को नहीं देख रहा है और पहले वाली क्लास जो अमिताभ घोष पे मैंने 5 7 दिन पहले करवाई थी, उस क्लास को यदि आपने देख लिया तो वहां मैंने जोर देकर ये बात समझाई थी कि जहां कहीं भी क्लाइमेट चेंज का जिक्र आ जाए तो आप ज्यादा सोचे बिना ही किसका लिख देना? अमिताभ घोष का लिख देना। और मानो यही क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा राइटर है जिनको 2024 का इरस्मस प्राइज मिला है, किनके लिए? उनकी राइटिंग जो किस पे है? क्लाइमेट चेंज की है। तो वहां से आप आराम से लिंक कर सकते हो। फिर कह रहा हूं, यदि आपको सुंदरबन का जिक्र मिल जाए, कॉलोनियलिज्म का जिक्र मिल जाए, क्लाइमेट चेंज का जिक्र मिल जाए, ओपियम ट्रेड वॉर का जिक्र मिल जाए, तो आप मान लेना कि वो मतलब किससे है? वो मतलब किससे है? अमिताभ घोष से है। जहां कहीं भी आपको हिस्टोरिकल फिक्शन वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल फिक्शन मिल जाए कि इनमें से हिस्टोरिकल फिक्शन किसने लिखी है, तो आपके सिलेबस में जो लोग हैं उनमें अमिताभ घोष है जो क्या लिखते हैं? हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं। यानी हिस्ट्री से सब्जेक्ट लेके, हिस्ट्री से थीम लेके और उसके ऊपर लिखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, ओपियम ट्रेड वॉर के बारे में। तो ये सब चीजें वहां इन्होंने लिखी है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? चलो, आपको एकदम अपडेट रहना है एग्जाम पास करने के लिए। कम से कम ये इंडियन लिटरेचर वाला जो मामला है यहां आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचा दूंगा। मैनी ऑफ घोष वर्क इंक्लूडिंग द ग्रेट डिरेंजमेंट, एक तो ये इनका वर्क है द ग्रेट डिरेंजमेंट एंड द नटमैग्स कर्स,
स्मोक एंड एसेस। ये तीन वर्क जो हैं ये मुख्य रूप से किस पे चर्चा करते हैं? ये चर्चा करते हैं क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, इन तीन का आप नाम याद रखेंगे, द ग्रेट डिरेंजमेंट, द नेटमैक्स कास, और तीसरा है स्मोक एंड एसेस, dwell on the ongoing planetary crisis and are interlinked with the impact of climate change। ठीक है, ये जब इनको ये प्राइज मिला है तो वहां इस बात का जिक्र हुआ है और इन तीनों वर्क्स का भी वहां जिक्र हुआ है कि अमिताभ घोष ने अपने इन तीनों वर्क्स में इस चीज की चर्चा की है, तो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात भाई? चलो आगे देखते हैं इसमें अपन। गॉस बुक द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये जो आई है ये उनकी 2016 में आई है, इज ए नॉन फिक्शनल वर्क। अमिताभ घोष फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों लिखते हैं। फिक्शनल से मतलब है कि उनकी नॉवेल्स भी हैं और नॉवेल्स के अलावा भी उनके नॉन फिक्शन वर्क भी हैं, और ये जो द ग्रेट डिरेंजमेंट है ये फिक्शनल वर्क नहीं है, ये इनका कैसा है? नॉन फिक्शन है। कई कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा वर्क जो है वो नॉन फिक्शन है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इसलिए आप लोगों को एकदम अपडेट रहना है, इस बात की आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कौन सा फिक्शनल वर्क है और कौन सा नॉन फिक्शनल वर्क है। तो ये उनकी नॉन फिक्शन है। ठीक है, दैट टचेस ऑन कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, टी नहीं था सीधा, पॉलिसी पॉलिटिक्स इंटरलिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज एज वेल एज द आर्ट ऑफ राइटिंग अबाउट द इश्यू। यानी दो मुख्य बिंदु जो हैं जिन पे लिखते हैं वो दोनों यहां भी बताए हुए हैं, कौन से? कॉलोनियलिज्म और क्लाइमेट चेंज। ये जो की वर्ड्स हैं इनके, देखो किसी भी राइटर को आपको तैयार करने के लिए क्या कर लेने चाहिए? उनके जो की वर्ड्स हैं वो देख लेने चाहिए। ठीक है, जैसे आप मंजू कपूर को लिखेंगे तो उनके भी कुछ क्या है? की वर्ड्स हैं। ठीक है, आप अनीता देसाई को देखेंगे उनके भी कुछ कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स से आपको ये पता चल जाता है कि आदमी किस तरीके से लिखता है, क्या लिखता है। आगे देखते हैं अपन। इन हिज लेटेस्ट बुक के द नटमग्स कस, पैरेबल्स ऑफ अ प्लेनेट इन क्राइसिस, पैरेबल्स कहानियां होती हैं, प्लेनेट पृथ्वी की बात कर रही है, क्राइसिस संकट में है, ये उन्होंने 2021 में लिखी है। हालांकि ये सारे वर्क्स जो हैं वो मैंने अपने उस वीडियो में भी आप लोगों से चर्चा की है, और अपनी जो लिटरेचर वाली बुक है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ये सभी बातों का मैंने ठीक ढंग से जिक्र किया हुआ है, तो वहां भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। रिटर्न ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ये जो बुक उनकी लिखी गई, कब लिखी गई थी? कोरोना के दौरान लिखी गई थी। कॉस्ट एक्सप्लोर्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज, वहां की जो मौलिक प्रजातियां हैं, ऑनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उनका नेचुरल रिसोर्सेस यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे उनकी कितनी हिस्सेदारी है, एंड देयर यूज अलोंग विद क्लाइमेट चेंज एंड कॉलोनिज्म, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, जहां कहीं भी आपको दिखेंगे ये जगह आपको, ये वर्ड जो है ये आपको सब जगह मिल जाएंगे। आपको इतना जान के ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये आदमी क्लाइमेट चेंज पे लिखता है, वहां की जो प्रजातियां हैं उनका, वहां के जल जमीन पे जो अधिकार है उसकी बातें करता है, सुंदरवन की बातें करता है, उपनिवेशवाद की बातें करता है, हिस्टोरिकल फिक्शन की बातें करता है। इस तरह की बातें करने वाला आदमी कौन है? अमिताभ घोष है। ठीक है, समझ में आ गई बात भी आपके? चलो आगे देखते हैं। और उनका ये एक और लिविंग माउंटेन, ठीक है, ये भी उनकी लेटेस्ट बुक है, ए फेबल फॉर आवर टाइम्स, ऑल्सो ड्वेल्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? क्लाइमेट चेंज पे। तो ये अपडेट था, पढ़ा पहले ही दिया था, एक बार पुनः इस पे हमने चर्चा कर ली, और फिर जो नया प्राइज उनको मिला है, जो नया अवार्ड उनको मिला है, उस पे आज हमने चर्चा की है। और ये बहुत ही शानदार हमारी टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए, जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट का
वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें 38 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 7 रिवीजन टेस्ट हैं, यानी हर 5 टेस्ट के बाद एक रिवीजन टेस्ट भी है। बहुत ही शानदार अद्भुत प्रकार के टेस्ट सीरीज है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जिस बुक का मैं जिक्र कर रहा था अभी से थोड़ी देर पहले ही, वो है ये बुक के वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए लिटरेचर को पूरी तरीके से कवर करती है। लेटेस्ट वर्क्स भी इसमें इंक्लूड हैं और 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें हैं। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ये आपकी मेथड्स के लिए है, जो रीट मेंस और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए है। इसमें भी थ्योरी के साथ साथ 750 प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। और इसी तरीके से ये मैकबेथ और एजुलाइकिट की बुक्स हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स इनको बाई करना चाहे वो यहां संपर्क कर सकता है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको यदि वीडियो ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।